नमस्ते। मैं टी लक्ष्मी नारायण। मैंने कल क्लास में आपको शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ाया था। शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दोनों से युक्त शिक्षा मनोविज्ञान, इन तीनों के बारे में कल क्लास में विश्लेषण किया गया है। इस क्लास में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत फिर बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र को चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोगी कहते हैं। यहाँ पर मनोविज्ञान में मुख्य रूप से हम चाइल्ड साइकोलॉजी अर्थात बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं और पेडागोगी अर्थात मनोविज्ञान संबंधित शिक्षण शास्त्र का भी अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है, जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक संबंधी अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता और उसके साथ साथ शारीरिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन और विकास की प्रक्रिया के बारे में, विकास के नियमों के बारे में, विकास के सूत्रों के बारे में आदि विषयों का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। मनोविज्ञान में बालक संबंधी अभिवृद्धि, विकास और परिपक्वता, आज इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अभिवृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, परिपक्वता किसे कहते हैं। मनोविज्ञान में हर एक अंश को व्यवहार के रूप में प्रकट किया जाता है। मनोविज्ञान में हर एक अंश का अध्ययन व्यवहार के रूप में होता है। यह व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार बालक या एक व्यक्ति के कार्यों के संचित स्वरूप को व्यवहार कहा जाता है, या बालक की प्रतिक्रियाओं के संचय स्वरूप को ही व्यवहार कहा जाता है। अनेक प्रकार के कार्यों के समुदाय को भी व्यवहार कहा जाता है। इसलिए मनोविज्ञान में हर एक अंश का अध्ययन व्यवहार के रूप में होता है। यहाँ पर व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि से अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, इन सब का अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर बाल मनोविज्ञान या चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत हम ग्रोथ, डेवलपमेंट, मैच्योरिटी, इनके बारे में अध्ययन करते हैं और इसके साथ साथ विकास के जो नियम होते हैं या विकास के जो सूत्र होते हैं उनका अध्ययन करते हैं और उसके साथ साथ विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं उनका भी हम अध्ययन करते हैं। अर्थात विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से वंश परंपरा और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उनका भी अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद विकास की अवस्थाओं का भी अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। विकास की अवस्थाओं का अध्ययन मानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था आदि, इन सब का अध्ययन हम बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र अर्थात चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब पहले हम अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता को लेते हैं। अभिवृद्धि किसे कहते हैं? पहले अभिवृद्धि सामान्य रूप से हम अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। अभिवृद्धि सामान्य रूप से भार एवं आकार में होने वाले परिवर्तनों को भी कहा जाता है। शरीर के विभिन्न
अंगों के भार में और आकार में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम अभिवृद्धि कह सकते हैं। यहाँ पर किसी बालक को हम छोटा बालक कहते हैं और आयु के बढ़ने के साथ साथ उसे जवान कहते हैं और भी आयु बढ़ने के साथ साथ उसे 70 वर्ष की आयु में बूढ़ा आदमी कहते हैं। इस प्रकार अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि शरीर के अवयवों के परिवर्तनों को कहा जाता है। शरीर के अवयव माने शरीर के हाथ, पैर, सिर, मस्तिष्क, हड्डियां, मांसपेशियां आदि विभिन्न शारीरिक अवयवों के परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है। शरीर के बाह्य अंगों के साथ साथ शरीर के अंतर्गत अंगों के परिवर्तनों को भी अभिवृद्धि कहा जाता है। अर्थात शरीर के अंतर्गत मस्तिष्क और हृदय जो बाह्य नहीं दिखाई देते हैं उनमें भी होने वाले परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है। अभिवृद्धि परिमाणात्मक माना जाता है। अभिवृद्धि किसी एक बालक की लंबाई या किसी एक बालक का भार और किसी एक बालक का आकार, इस प्रकार अभिवृद्धि को हम देख सकते हैं, अभिवृद्धि को हम नाप भी सकते हैं। अभिवृद्धि शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को ही अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए अभिवृद्धि को परिमाणात्मक माना जाता है। और अभिवृद्धि ये विकास के अंतर्गत ही निहित हुआ माना जाता है और यह अभिवृद्धि गर्भाकाल के समय से शुरू हुआ माना जाता है, क्योंकि गर्भाकाल के समय में जब पितृक और मातृक, पितृक को मातृक इन दोनों के योग से जैगोट का निर्माण होता है। जैगोट को ही संयुक्त बीज कोश कहते हैं। संयुक्त बीज कोश का निर्माण होने के बाद गर्भाकाल में, गर्भाधारण के समय में 9 महीने के समय में एक कण से प्रारंभ होने वाले संयुक्त बीज कोश या जैगोट में अनेक प्रकार के विभाजन होते हैं, अनेक प्रकार के अवयवों का निर्माण होता है, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और अंत में 9 महीने का समय पूरा होने के बाद वह संयुक्त बीजकोश या जैगोट एक शिशु के रूप में बाह्य प्रकट होता है। इसलिए गर्भाकाल के समय से ही अभिवृद्धि की प्रक्रिया शुरू हुई मानी जाती है और यह अभिवृद्धि जन्म के पूर्व से 9 महीने के समय से लेकर निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि अभिवृद्धि परिमाणात्मक होने के कारण यह निश्चित आयु तक ही चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। उदाहरण के लिए लंबाई या ऊंचाई या भार आदि विषयों की दृष्टि से देखने पर 16 वर्ष की आयु तक बालक और बालिकाओं में लगभग लंबाई में वृद्धि होती है और उसके बाद लंबाई में वृद्धि कम होती है और एकदम वह रुक जाती है। इसलिए अभिवृद्धि निश्चित समय तक, एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। और अब अभिवृद्धि के बारे में हमने अध्ययन किया और अब विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे। विकास शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ
मानसिक परिवर्तनों को भी अभिव्यक्त करने वाला अंश विकास कहा जाता है। यहाँ पर जानने की बात यह है कि अभिवृद्धि हमेशा विकास में निहित होता है। अभिवृद्धि के बिना विकास नहीं होता है। सामान्य रूप से, स्थूल रूप से अभिवृद्धि के बिना विकास नहीं होता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अभिवृद्धि ना होने पर भी विकास चलता है। लेकिन स्थूल दृष्टि से देखने पर अभिवृद्धि हमेशा विकास में निहित होता है। अनेक प्रकार की मानसिक प्रक्रियाएं जैसे बुद्धि और जन्मतः प्राप्त योग्यता और कुशलताएं और सृजनात्मकता, इन सब मानसिक प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को हम विकास के रूप में ले सकते हैं। अर्थात विकास परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी माना जाता है। विकास के अंतर्गत हम विकास को स्पष्ट रूप से कभी कभी नापा नहीं जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है, लेकिन विकास में जो परिवर्तन होते हैं उनको आस्वादन किया जा सकता है, क्योंकि विकास एक असीमित प्रक्रिया मानी जाती है, स्थूल प्रक्रिया मानी जाती है। बुद्धि के परिवर्तन में और उसी प्रकार सृजनात्मकता की प्रक्रिया में, सीखने की गति में परिवर्तन होने के कारण, विचार तर्क करने की योग्यता में परिवर्तन होने के कारण उनका आस्वादन किया जाता है, उसको भी विकास कहा जाता है। इसलिए यहाँ अभिवृद्धि परिमाणात्मक माना जाता है, तो विकास को परिमाणात्मक होने के साथ साथ गुणात्मक भी कहा जाता है। इसलिए हम केवल शारीरिक परिवर्तनों को अभिवृद्धि के रूप में लेते हैं, तो विकास को शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों को विकास के रूप में ले सकते हैं। और यह अभिवृद्धि सीमित विकास की दृष्टि से देखने पर सीमित माना जाता है, तो विकास की प्रक्रिया असीमित मानी जाती है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया 9 महीने के समय से लेकर या गर्भाधारण के समय से लेकर निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है, तो यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात विकास जन्म लेने के समय से नहीं, और भी स्पष्ट रूप से कहने पर गर्भाधान के 9 महीने के पूर्व से ही, जबकि संयुक्त बीजकोश का निर्माण होता है, तब से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया विकास की प्रक्रिया होता है। इस प्रकार अभिवृद्धि और विकास दोनों में सूक्ष्म दृष्टि से अंतर होने पर भी स्थूल दृष्टि से देखने पर अभिवृद्धि विकास में हमेशा निहित होता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से मानसिक प्रक्रियाएं बुद्धि, सृजनात्मकता, कुशलता, योग्यता आदि यहाँ पर प्रमुख स्थान लेते हैं। और अब परिपक्वता के बारे में हम अध्ययन करते हैं। परिपक्वता, अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता, इन तीनों का आपसी संबंध होता है। ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर अंश माने जाते हैं। परिपक्वता का अर्थ जन्मतः प्राप्त अनेक प्रकार की योग्यताओं का सहज एवं स्वाभाविक विकास को परिपक्वता कहा जाता है। अर्थात
जन्मतः प्राप्त जो मानसिक योग्यताएं होती हैं, बुद्धि लब्धि, उदाहरण के लिए एक कक्षा के प्रथम कक्षा के छात्र की बुद्धि लब्धि 60, कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 8 और कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 100 तक हो सकती है। इस प्रकार जन्मतः बुद्धि लब्धि में जो अंतर होता है, उस बुद्धि लब्धि में अंतर आयु के साथ साथ सहज रूप से एवं स्वाभाविक रूप से विकास होते रहता है, तो उसे परिपक्वता कहते हैं। अर्थात यहाँ समय एवं आयु इन दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। समय एवं आयु, समय और आयु के साथ साथ जन्मतः प्राप्त अनेक प्रकार की योग्यताओं के विकास को हम परिपक्वता कहते हैं। अभिवृद्धि के बिना विकास नहीं होता है, विकास के बिना परिपक्वता नहीं होता है, परिपक्वता के बिना अधिगम नहीं होता है। अधिगम के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है, अर्थात इन तीनों के कारण अधिगम होता है। अधिगम में इन तीनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस प्रकार अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वता इन तीनों का संबंध अधिगम से होता है। और उसके बाद हम विकास के नियमों का अध्ययन करेंगे। विकास के नियम आगामी अध्यायों में हम केवल विकास शब्द को ही लेते हैं, अभिवृद्धि शब्द को नहीं लेते हैं और परिपक्वता शब्द को भी नहीं लेते हैं, क्योंकि विकास एक स्थूल शब्द होने के कारण विकास के अंतर्गत ही यह अभिवृद्धि और परिपक्वता दोनों निहित होने के कारण केवल विकास शब्द का ही हम प्रयोग करते हैं। विकास में प्रगतिशील क्रम होता है और इस प्रगतिशील क्रम के आधार पर विकास के अनेक नियमों को निर्धारित किया गया है। विकास के नियमों के अंतर्गत हम विकास के निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत और विकास की प्रागुक्तिकरण का सिद्धांत, विकास दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट वर्ग का सिद्धांत, वैयक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का सिद्धांत, इस प्रकार विकास के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। एक एक सिद्धांत में विकास संबंधी एक एक विशेषता निहित होती है। विकास की प्रक्रिया के बारे में साधारण रूप से हम कह सकते हैं कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गर्भाधान के समय से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी हम देखते हैं कि 60 वर्ष की आयु वाला इंजीनियरिंग पूरा करता है और 70 वर्ष आयु वाला डॉक्टरेट कोर्स पूरा करता है और कोई आदमी अवकाश प्राप्त होने के बाद अपने व्यवसाय से और इंजीनियरिंग पढ़ने में रुचि है तो इंजीनियरिंग डिग्री में प्रवेश कर लेता है। अर्थात विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया है। लेकिन विकास की प्रक्रिया में अनेक प्रकार की उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी विकास की प्रक्रिया धीमी गति से चलती है, कभी विकास की प्रक्रिया तेजी गति से चलती है। उदाहरण के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों के सर्वेक्षण में साबित हुआ कि प्रथम 3 वर्षों की आयु में बालक में विकास की गति तीव्र गति से होता है और उसके बाद विकास की गति मंद गति से चलता रहता है। इस प्रकार यह विकास की प्रक्रिया
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। उसे ही विकास की निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। और इसके बाद विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत के अनुसार बालक या व्यक्ति जन्मतः जो विकास प्राप्त कर लेता है, वही विकास उसी अनुपात में आगे चलता रहता है। उसे विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जन्मतः कोई बालक गोरा होता है, जन्मतः कोई बालक मोटा होता है, जन्मतः कोई बालक नाटा होता है, तो उसका विकास भविष्य में भी उसी अनुपात में साधारण रूप से चलता रहता है। इसे विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहते हैं। और उसके बाद विकास में सर्वशक्तियों का सम्मेलन होता है, क्योंकि विकास कभी कभी आकस्मिक हुआ नजर पड़ता है। विकास कभी कभी आकस्मिक से होता है, लेकिन कभी भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। अंतर्गत अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के कारण ही हमें आकस्मिक विकास हुआ नजर पड़ता है। उदाहरण के लिए बालक ये व्यवकलन और ये जोड़ा और गुणा और भाग आदि गणित संबंधी कार्य करने लगता है। इसका मतलब यह है कि उसके पीछे बालक ने अनेक प्रकार के पहाड़ियों को सीख लिया है, और उसी प्रकार अंक को सीख लिया है, और उसी प्रकार अंकों को जोड़ने की प्रक्रिया को सीख लिया है, और उसी प्रकार व्यवकलन की प्रक्रिया को सीख लिया है। ये सभी कार्य उसके अंतर्गत निहित होते हैं। इस कारण बालक एकदम भाग या गुणा आदि गणित संबंधी कार्य करने लगता है। इसको सर्व शक्तियों के सम्मेलन का सिद्धांत कहते हैं। और उसके बाद विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के सिद्धांत के बारे में उसमें ही उसका अर्थ निहित होता है। क्रमानुसार विकास होता है। कोई भी बालक एकदम पाठ नहीं पढ़ सकता है, कोई भी बालक एकदम वाचन नहीं कर सकता है। पहले बालक स्वरों का अभ्यास करता है और उसके बाद एक अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग करता है, और उसके बाद शब्दों से युक्त वाक्यों का प्रयोग करने लगता है। अर्थात बालक में वाक्यंत्रों का विकास पहले होता है। वाक्यंत्रों का विकास न होने पर बालक पाठन में, वाचन में वह निरुत्साह या अयोग्य बन जाता है। जब वाक्यंत्रों का निर्माण होता है, अर्थात पहले 2 वर्षों में वाक्यंत्रों का निर्माण होता है, तब बालक धीरे धीरे अनेक प्रकार की ध्वनियों को करने लगता है। ध्वनियों के बाद विभिन्न प्रकार की, अर्थात आनंद की ध्वनियां और दुख की ध्वनियां दोनों में अंतर पहचानने लगता है। और उसके बाद वह माँ एक अक्षर वाले शब्द का प्रयोग अपनी माता के लिए करने लगता है। इसको ही विकास क्रम का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार विकास संबंधी अनेक प्रकार के नियमों का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। इन सब का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत करने की आवश्यकता होती है, और इनके संबंध में अनेक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इस प्रकार